नमस्कार आप सभी भाइयों को। मैं शशिधर कुमार। और एक्चुअली अभी हमने 2 दिन पहले एक लाइव सेशन की बात करी थी कि जो है अपने इतिहास के बारे में हम जानें और उसके बारे में समझें कि ये आखिर है क्या, कहाँ से हम आए हैं, कैसे हमारी जो है हिस्ट्री रही है। और मैंने जब पढ़ना शुरू किया था इसके बारे में तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कितनी लंबी हिस्ट्री होगी और इसको थोड़े से समय में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा मेरे साथ, ताकि हम आपको जो है कोशिश करेंगे जो है पूरी तरीके से आपको बात बताने की कि है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं एक कोटेशन से। कोटेशन को इंग्लिश में लिखा गया था कि फ्रीडम के बारे में, नथिंग इज मोर वैल्यूएबल देन फ्रीडम टू बी फ्री। इसका मतलब है स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी अधिक मूल्यवान नहीं है। आप इसके अर्थों को समझिए। मेरे ख्याल से हम अभी वाकई में अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो हमारी जो है धानुक समाज की खास करके जो है न तो हम आर्थिक स्वतंत्रता में हैं और न ही जो है सामाजिक स्वतंत्रता में भी हैं। बिलीव तो करते हैं लेकिन है नहीं, अभी हुए नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक धानुक समाज की बात है, धानुक जाति जो है बिहार और झारखंड राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला पिछड़ा वर्ग है, जो आजादी के 73 साल के बाद भी पिछड़े की जगह अति पिछड़ा हो गया। अगर हम नजदीक से देखें तो इन समाज में फैली क्रांतियां ही इस समाज को अभी तक जो है पिछड़ापन की ओर धकेलता नजर आ रहा है। इसके साथ साथ सरकार की उपेक्षा भी इस समाज के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। हमारा समाज जो है कई तरह की आंतरिक भ्रांतियों से भी भरा हुआ एक पिछड़ा समाज है, जो हमेशा से रुआपों की स्थिति में रहा है। रुआपों की स्थिति का मतलब ये है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो मेरे ख्याल से ये रही है कि जो है समाज हमेशा असमंजस की स्थिति में रहता है। उसे ये नहीं पता कि हम ऊपरी जाति के साथ जाएं या नीची जाति के साथ जाएं। और कहते हैं ना कि ओबीसी है और बीच वाला जो बच्चा है हमेशा न तो माँ का होता है ना बाप का होता है। वैसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है। हम ओबीसी में फंस के रह गए। ना तो हमारे ऊपर वाले जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो हमसे जो है पूरी तरीके से हमें साकार कर पाते हैं और नो नीची जाति वाले हमें साकार कर पाते हैं। एक डेटा देना चाहूंगा कि आपको अपनी स्थिति पता चलेगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 1947 में जो है हुई थी उसमें जो है टोटल सदस्य जो थे वो 296 थे, मतलब 296। आप इसका आंकड़ा देखिए, उसमें जो है जो उपस्थित थे 210 थे। अब 210 में 155 जो है हिंदू कहा उन्होंने, 30 जो है अनुसूचित जाति जो एससी कहते हैं, 5 सिख, 6 इंडियन क्रिश्चियन, 5 बैकवर्ड ट्राइब्स, 5 बैकवर्ड ट्राइब्स मतलब पिछड़ा जो जनजाति है वो, 3 एंग्लो इंडियन, 3 पर्सियन, 4 मुस्लिम। ठीक है। तो ये एक आंकड़ा है जो हमें समझाता है कि आजाद होने के बाद भी हमारी स्थिति जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बनाने के लिए तय हुई या लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है वहाँ पे जो है जो मुद्दों पे चर्चा करने की बात हुई संसद में, तो उसमें आपके मेंबरान कितने थे ये आपको देखने की जरूरत है। ये आंकड़ा आपको खुद सोचने की आवश्यकता है कि हम कहाँ थे। अब आगे चलेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि हम चाहे दुनिया के सबसे सुंदर संविधान क्यों ना बना लें और वो भी बेकार साबित होगा अगर उसे अमल में लाने वाले लोग ना होंगे। तो ये महात्मा गांधी के शब्द हैं, एज इट इज, मेरे शब्द नहीं। तो आप खुद सोच लीजिए कि हम कहाँ हैं, क्या है। एक अंबेडकर जी का कोट करना चाहूंगा, वो इंग्लिश में था, मिस्टर गांधी एंड द इमेनिसिपेशन ऑफ द अनटचेबल। उसको हिंदी में अगर रूपांतरण करने की बात करें तो उसका हिंदी रूपांतरण ये था, गांधी एवं अछूतों का उद्धार, जो वॉल्यूम 17 में बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के नाम से अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आपको मिल जाएगा। इसका इंग्लिश में लाइन था, मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर टाइप ऑफ व्हाट वर्ड calls the law. The Romans had their slaves, the Spartans their helots, the British their villains, the Americans their Negroes, the Germans their Jews. So the Hindu have their untouchables. But none of these
can be said to have been called upon to face a fate which is worse than the fate which pursued the untouchables, slavery, serfdom, villainies have all vanished, but untouchability still exists and bids fair to last as long as हिंदुस्तान will last. चैप्टर 3 में ये एज इट इज लिखा गया है अम्बेडकर जी के द्वारा। अगर इसको आप हिंदी में रूपांतरण करें तो ये कहता है कि दुनिया के अधिकांश भागों में वॉर किसी प्रकार की नीचता किस प्रकार की नीचता को बुलाते हैं उनके प्रकार थे। रोमन के पास उनके दास थे, स्पार्टन्स उनके हेलोट थे, ब्रिटिश के पास उनके विलेंस थे, अमेरिकन के पास उनके निग्रो थे और जर्मन उनके यहूदी थे। तो हिंदुओं के पास अपने अछूत थे, लेकिन इनमें से किसी को भी भाग्य का सामना करने के लिए कहा जा सकता है कि जो भाग्य से भी बदतर है तो अछूतों का पीछा करता है। गुलामी, दासता, बर्बरता सभी गायब हो गए, लेकिन अस्पृश्यता अभी भी मौजूद है और जब तक हिंदू धर्म चलेगा तब तक बोली लगना उचित है। ये अम्बेडकर साहब के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। और अम्बेडकर साहब ने वॉल्यूम 17 में अछूतों, गांधी व अछूतों के उद्धार के किताब में एक प्रेमपत्र में लिखा है उन्होंने, उसका पूरा एज इट इज हिंदी वाली लाइन में पढ़ता हूँ। दलित युवाओं को मेरा यह पैगाम है कि एक तो वे शिक्षा, बुद्धि व किसी से कम ना रहें, दूसरे ऐसो आराम में न पड़कर समाज नेतृत्व करें, तीसरे समाज की प्रति अपनी जिम्मेदारी संभालें तथा समाज को जागृत और संगठित करें, उसकी सच्ची सेवा करें। ये प्रेमबल में लिखा हुआ है, गांधी एवं अछूतों का उद्धार जो किताब है उसके ऊपर हिंदी में। अब आते हैं डब्लू जी नमस्कार, इनरदेव जी नमस्कार, मुकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब? प्रेमनाथ जी नमस्कार, धन्यवाद आपका लाइव सेशन में आने के लिए। अब आते हैं कि धानुक के बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं, ऐसी भ्रांतियां हैं जो इतिहास में आपको जो है अलग अलग तरीके से नजर आई। लोग आपको जो है 2-3 किताबों का उदाहरण करते हैं और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास इतने सारे किताब हैं, मैं अगर नाम लेना शुरू करूं तो मुझे कम से कम जो है धानुक का उल्लेख जो है इन किताबों में मिला, वो लगभग जो है कम से कम 70 से 80 किताबें हैं जिसमें धानुक का उल्लेख मिला है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको क्लब करने की, बट इतना आसान नहीं होता है उन सब चीजों को ढूंढना। तो चलिए शुरू करते हैं एक दफा धानुक के इतिहास के बारे में। सबको पता है दिल्ली सल्तनत नाम की एक किताब आई थी, अभी भी है, मार्केट में चल रही है, ए.एल. श्रीवास्तव जी ने लिखा था और उसमें एज इट इज जो इंग्लिश वर्जन है, आप देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आए। कई दफा क्या होता है कि जब आप चर्चा करते हैं इन चीजों का तो लोग इंग्लिश का उदाहरण कर देंगे, कभी हिंदी का उदाहरण कर देंगे, तो आपको दोनों चीजें पढ़ने की आवश्यकता है ताकि आपको बैलेंस नॉलेज पता चले। तो इंग्लिश में जो लिखा गया है एज इट इज उनके किताब में, वो मैं लाइन 2 लाइन है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। The foot soldiers were called payaks. Most of them were Indian Muslims, the Hindus the slaves. They were armed with swords, spears, and bows and arrows. The archers were called dhanush. A corruption of the Sanskrit word dhanush. ये सब कोई लिखते हैं, लेकिन जब इसका हिंदी रूपांतरण करते हैं तो लोग उसको बहुत अलग तरीके से करते हैं। खैर बहुत सारी किताबों का भी हिंदी रूपांतरण जब पढ़ेंगे तो उसको आपको अजब तरीके से दिखेगा, लेकिन इसी किताब को हिंदी में जो लिखा गया है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ एज इट इज। उसमें लिखा है कि सेना का दूसरा महत्वपूर्ण अंग पैदल था, वे पायक कहलाते थे। उनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान, हिंदू तथा गुलाम होते थे। वे तलवारें, भाले और धनुष बाण धारण करते थे और धनुषधारी धनुक कहलाते थे। यह शब्द संस्कृत के धनुष शब्द का विपरीत होता है। अब आते हैं, एक मुझे रिपोर्ट मिली थी, रिपोर्ट का नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कास्ट इन नॉर्दर्न इंडिया, और इसका जो टेनियर इस राइटर ने रखा था प्रदीप्ता चौधरी नाम है इसका, प्रदीप्ता चौधरी इसका, और इसने जो अपना टाइम लाइन रखा था वो 1901 से लेके 1931 तक, उस दौरान क्या क्या हुआ उसके अकॉर्डिंगली इसका एक रिपोर्ट आया था, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कास्ट इन नॉर्दर्न इंडिया।
के नाम से। उसमें इसमें साफ साफ लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ कास्ट of the low but diverse ritual status, but most of them are same in Barahi, Dhanuk and Kurmi। इसका कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर जो कास्ट है उनमें मतलब डाइवर्सिटी तो थी, लेकिन जो रिचुअल स्टेटस था, रिचुअल जो हम कहते हैं ना कि हमारी पारंपरिक जो है जो कार्य होता है, जैसे मुंडन हुआ या कुछ और कह लीजिए आप, तो वो जो होता है वो लगभग इन जातियों में सेम रही है। और इसने अगर आप 1901 और 1931 की बात करें तो तभी बंगाल जो है कंबाइंड था, जिसमें आज बिहार और झारखंड भी आता है और उड़ीसा भी आता है। तो आप क्लब करके देख सकते हैं, आप एज्यूम करिए कि जो है बरही, धानुक और कुर्मी उस समय इन 4 स्टेट को मिला के हुआ करता था, और तीनों का जो है लगभग जो रिचुअल जो है डाइवर्सिटी की स्टेटस में वो थोड़ी सी जो है सेम इसने कहा है। एक चीज और उसी किताब में लिखा हुआ है कि 1931 में जो पूरा धानुक कास्ट है उसको जो है गलत मतलब गलत इरादे तो आप नहीं कह सकते, लेकिन गलती जो हुई है वो ये हुई कि 1931 के जनगणना में इसको जो है भंगी के साथ जोड़ दिया गया वेस्टर्न यूपी में। तो इसकी वजह से उस समय एक वर्क पार्टिसिपेशन रेट्स निकलता था, जिसको WPR कहते हैं इंग्लिश में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो है वो घट के 10 हो गई, और ये हुआ था यूपी में, ठीक है। तो उस समय धानु का जो क्लास था 7 था WPR में। लेकिन एक चीज और गौर करने वाली बात है कि 1911 का जनगणना जो हुआ था उसमें जो हमारा कास्ट शेयर था पॉपुलेशन का 0.32% था, 0.32% 1911 की जनगणना के हिसाब से। और ये आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ वो किताब से लिखी गई है, मेरा अपना कोई आंकड़ा, मेरा कोई अपना एजम्पशन नहीं है, जो एज इट इज लिखा गया मैं वही चीजें बता रहा हूँ। एक और चीज उस बंदे ने लिखी थी, प्रदीप्ता चौधरी ने, उसमें ये कहा था कि पश्चिम यूपी में जो आजकल आप कहते हैं कि आगरा है और बाकी जगह है, वहाँ पे आज भी शायद मेरे कई जानने वाले कहते हैं कि खटीक और धनुक जो है जिनकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ है आज की तारीख में, और उस समय भी मतलब 1901 और 1931 के जनगणना के मतलब 10 ईयर के बीच में जो उसने किताब लिखी, उसके रिपोर्ट में ये भी लिखा कि उस समय इन दो जातियों का जो अछूत थे, उनमें इन दो जातियों की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़। मैं ये सिर्फ भूमिका बांध रहा हूँ कि आपको ये अंदाजा लगे कि धानुक एक्चुअली में कहाँ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने चर्चा की उत्तर प्रदेश की, वेस्टर्न यूपी की, आगरा की, ईस्टर्न यूपी में जहाँ धानुक ही कहलाते हैं हमारे इधर, उसके बाद बिहार की, झारखंड की, तब बंगाल हुआ करता था, बंगाल की, उड़ीसा की। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखने की आवश्यकता है कि कैसे क्या हो रहा है। लोग कहते हैं कि हम कुछ है ही नहीं, आप इसको इतर करके नहीं देख सकते, दोनों सारी चीजें एक है, और उस समय के हिसाब से और आज के हिसाब से आपको जो है देखना पड़ेगा कि हम उस समय क्या थे, आज क्या हो गए। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे जो है अलग हट के चले जाएं। एक और रिपोर्ट आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कोई प्रोफेसर है, उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से जो है एक रिपोर्ट आई थी, सिंपोजियम ऑन पीपल ऑफ इंडिया का। उस रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है इंग्लिश में कि धानक कम्युनिटी ऑफ पंजाब, कारपेंटर ऑफ बिहार, ट्रेलर ऑफ यूपी were bound to leave their traditional occupation. Either government stopped them restraint over occupation or because of death of raw material. One of the major reasons for leaving their traditional occupation was to improve their status. अब यहाँ देखिए, ये इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि धानक जो पंजाब, बिहार, धानक पंजाब में है, कारपेंटरी करते हैं, बिहार में जो है टेलरिंग का काम करते हैं, जो यूपी में थे, उन्होंने अपना ये ट्रेडिशनल काम जो है छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जो सरकारी मद है, जो सरकारी जो है जाती थी, इसके एवज में कि कोई इम्प्रूवमेंट के लिए जो है पैसे मिलते थे, वो स्टॉप हो गई या किसी किन्हीं कारणों से, या जो है कच्चा माल मिलना बंद हो गया। इसकी वजह से इन्होंने अपना ये ट्रेडिशनल वर्क जो है छोड़ दिया।
और दूसरा ये रीजन है कि जो सबसे बड़ा रीजन कहा गया कि मेजर रीजन फॉर द लिविंग देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, ये था कि उन्हें अपनी जिंदगी को में सुधार लाना था आर्थिक तौर पे। ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। आप इसको ऐसे करके नहीं समझ सकते कि वो ये थे ऐसे इन्होंने छोड़ दिया हमें, लेकिन आप ये चीज देखिए। और ये लाइन मैं इसलिए कह रहा हूँ, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर लिविंग देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन वाज टू इम्प्रूव देयर स्टेटस। और ये लाइनें आपको मैं बताता हूँ आगे, और भी गजेटियर के माध्यम से मैं आपको इस चीज को इम्प्रूव मतलब प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि सेम लाइनें लगभग आप कमोबेश कह सकते हैं, मोरलेस, ये लगभग जो है और भी गजेटियर में पढ़ूंगा, उसमें भी सेम लाइनें लिखी गई है। और विनोद बिहारी जी धन्यवाद आपका, राजदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और अनिल जी नमस्कार, कैसे हैं। मैं कुछ और जानकारी अभी और प्रेषित कर रहा हूं और आप लोग सुनिएगा। अगर आपको नोट करने की जरूरत है तो आप बताइएगा कि हम आपको बता सके, नहीं तो हम आपको बाद में भी दे सकते हैं। आप ईमेल आईडी शेयर कर दीजिएगा, हम अपनी फैक्ट एंड फाइंडिंग्स आपको शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने 1908 वाली एक भागलपुर गजेटियर वाली किताब निकाली, कहीं से रिपोर्ट है, और उस गजेटियर में ये लिखा है इंग्लिश में कि धानुक ज्यादातर घरों में नौकरी करते थे और उनमें से कुछ खेतों में काम करने वाले हुआ करते थे। कुछ समय के बाद इस क्षेत्र के धानुक जो है बड़ी संख्या में कलकत्ता चले गए, और ये आज के समय में भी तथ्यात्मक है। अगर आप भागलपुर या उस एरिया से बिलोंग करते हैं, भागलपुर का तब का कहने का मतलब है कि भागलपुर, बांका और मुंगेर, तो इन एरिया में अगर आप रह रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि वहाँ के लोग कितनी बड़ी संख्या में कलकत्ता या उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। तो उस और दूसरी चीज ये है कि जो एक जनसंख्या उस समय उसमें लिखी गई थी धानुक की, वो 97,000 लोग थे उस समय। जो भागलपुर का जो है जो पॉपुलेशन थी धानुक की, स्पेशली धानुक की मैं बात कर रहा हूँ, 97 मतलब 97,000 लोग जो है भागलपुर में उस समय हुआ करते थे। अब मैं दरभंगा के, आप देखिएगा कि मैंने ये एक लाइन बताई थी आपको कि वो जो रिपोर्ट था सिंपोजियम ऑन जो है पीपल ऑफ इंडिया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखा था डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के, उसमें जो है, और वही चीज लगभग आप ये देखिए कि भागलपुर के लोग जो है खेती बाड़ी का काम करते थे, और कुछ समय के बाद इस क्षेत्र की बड़ी संख्या जो है धानुक कलकत्ता चले। कलकत्ता क्यों गए? अपने जीवन में, आर्थिक जीवन में सुधार लाने के लिए। अब मैं दरभंगा का जेटीयर पे आता हूँ। ये चीजें आपको सिलसिलेवार तरीके से नजर करने की जरूरत है कि आप देखिएगा कि आप मतलब आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है मिला हुआ है, आप इसको अलग करके कतई नहीं देख सकते। अब मैं आता हूँ दरभंगा पे। दरभंगा आज की तारीख में दरभंगा, मधुबनी और कुछ और जिले होंगे, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है उस समय के हिसाब से, लेकिन उसमें दरभंगा गजेटियर जो था उसमें ये कहा गया कि समय के साथ भी अलग अलग पेशा अपनाने लग गए। और ये वहां पे भी यही चीज थी कि लोग जो है खेती बाड़ी का काम करते थे, एक लाइन, उसके बाद जो है समय के साथ जो है अलग अलग पेशे को अपनाने लग गए, ज्यादातर शहरों में चले गए वो, और शहरों में जाके क्या करने लग गए, रिक्शा चलाने लग गए, चपरासी का काम सरकारी कार्यालयों में करने लगे, कार ड्राइवर बन गए, खानसामे बन गए। ये सारी चीजें गजेटियर में लिखी हुई है, मैं अपनी पूरी लाइनें नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको मैं हिंदी में सिर्फ बता रहा हूँ बस। इंग्लिश में लिखी है और हिंदी में मैं बता रहा हूँ। और यहाँ दरभंगा में खास करके एक लाइन मुझे जो नजर आई, वो मैंने मार्क किया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। दरभंगा गजेटियर के हिसाब से यहाँ पे लोगों ने अंतर जातीय विवाह को जो है प्रोत्साहन दिया काफी, मतलब उस समय जो है जो कलकत्ता खास करके चले गए या बड़े शहरों में चले गए, दूसरे शहरों में शिफ्ट कर गए, उन लोगों ने अंतर जातीय विवाह को जो है अपनाना शुरू कर दिया। और उस समय दरभंगा गजेटियर के हिसाब से उस समय जो दरभंगा जिला हुआ करता था, उसकी जनसंख्या, वो वहाँ पे जो है धानुक की जनसंख्या जो है 1,47,000 हुआ करती। अब आते हैं पूर्णिया पे। पूर्णिया में भी जो है लगभग ऐसा ही हुआ करता था। इस जिले में पेशा को लेकर कुछ विशिष्ट विविधता तो नहीं देखने को मिली, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो है खाना पीना और रहन सहन लगभग बाकी जिलों के साथ ही रहा, और काम धाम भी लगभग वही खेती बाड़ी का था, मजदूरी का था। तो लोगों के घरों में जो है काम करना, दासत्व की का भी जीवन था। अब दासत्व अगर मैं शब्द उपयोग कर रहा हूँ तो कई लोगों को बुरा लग जाता है, बट
देखिए, आप ये चीज़ मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि मैंने कोई भी शब्द अपने मन से उठा के आपको नहीं बताई। मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मुझे दिखी है, जो मैंने पढ़ा है, मैं वही चीज़ें आपको बताऊँ। वहाँ पे सेलेब्रिटी लिखा हुआ, सेलेब्रिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? आप कुछ नहीं कह सकते, दासत्व कह सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपको जो है ये शब्दों से बुरा लगे, लेकिन आपको इन शब्दों के साथ रहना, जीना सीखना पड़ेगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है मधुबनी में एक भाई साहब थे, मैं उनकी जाति का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। बहुत बड़े मतलब लोकल चैनल में से आते हैं, उन्होंने जो है खवास शब्द का उपयोग किया था। मुझे बुरा लगा, समय के हिसाब से वो शब्दें इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी, खास करके न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में। लेकिन फिर भी जो है लोग प्रयोग कर देते हैं। प्रयोग कैसे होता है? प्रयोग कहीं न कहीं आपके बैकग्राउंड दिमाग में वो चीज़ें हैं, तभी आप जो है उन चीज़ों का उपयोग कर पाते हैं। अगर नहीं होती, तो वो जो है इन शब्दों का उपयोग नहीं कर पाते। तो आप बुरा मत मानिए, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी माँगता हूँ, लेकिन ये सारे शब्द जो हैं वो किताब में से उठा के मैं बोलता हूँ। अब पूर्णिया की बात करता हूँ, पूर्णिया में जो है एक चीज़ मुझे जो है गौर करने की मतलब ज़रूरत महसूस हुई और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। वो था विधवा विवाह का प्रचलन। मुझे पूरे बिहार के गजेटियर में, किसी भी जिले के गजेटियर में ये स्पेसिफिकली नज़र नहीं आया कि विधवा विवाह का प्रचलन था धानु जाति में, सिर्फ़ और सिर्फ़ पूर्णिया जिला को छोड़ के। अब पूर्णिया जिला की बात करें तो आज की तारीख में 4 जिला है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। तो ये 4 जिले में कहने का मतलब ये है कि विधवा विवाह का प्रचलन था। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि समय के हिसाब से धानु जाति अपने-अपने चाहे आर्थिक मजबूती हो या सामाजिक जो है दरोकार हो, उससे बाहर निकलने की हमेशा हमने कोशिश की। चाहे आप विधवा विवाह कह लीजिए या अंतर्जातीय विवाह जो दरभंगा में पॉपुलर रहा उस समय, पूर्णिया में जो है विधवा विवाह का प्रचलन रहा। उसके बाद भागलपुर और दरभंगा के ज़्यादातर लोग कलकत्ता चले गए अपना आर्थिक जीवन सुधारने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती है कि हम इतने भी मतलब मूर्ख नहीं थे। हमें अपना अच्छा-बुरा समझ आता था, हमें कैसे करना है। अगर हमें घर से दूर भी जाना हो तो हम जा सकते थे और हमने तब ये जो है व्यवस्था अपने अंदर डाल ली थी। तो एक चीज़ और है कि पूर्णिया में उस समय जो जनसंख्या थी 42,000 के आस-पास थी, पूर्णिया गजेटर के हिसाब से। अब आते हैं पटना गजेटियर में। उसमें एक लाइन लिखा हुआ है इंग्लिश में कि धानुष आर डिगर एंड एक्सकेवेटर। The name shows that they were originally women and they are probably as offshoot from the non-Aryan tribes. आपको ये पूरी एक लाइन इसको समझने की आवश्यकता है। धानुष आर डिगर एंड एक्सकेवेटर। ये तो सिंपल चीजें हैं जो मैंने ऊपर बताई, लगभग वही है। अब अगली जो लाइन है, द नेम शोज दैट दे वेयर ओरिजिनली वुमेन, मतलब धनुर्धारी, एंड दे आर प्रोबेबली एज ऑफशूट फ्रॉम ऑफ द नॉन आर्यन ट्राइब्स। नॉन आर्यन ट्राइब्स, आपको इस शब्द पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर 1908 के गजेटियर में, सरकारी गजेटियर में वो लोग कहते हैं कि प्रोबेबली, संभवतया ये जो है नॉन आर्यन ट्राइब्स, नॉन आप उसको कैसे कहते हैं, आर्यन जनजाति में से आते हैं। तो आज आपको अपने आप को मुझे समझ नहीं आता है कि कई लोग कहते हैं कि हम जनजाति नहीं हैं। ठीक है, ये आप ये कह सकते हैं, लेकिन किताब ये नहीं कहता है, किताब कुछ और कहता है। जो मैं बता रहा हूँ वो एज इट इज किताब में से लिखा हुआ, और जहाँ पे इंग्लिश वाली लाइन्स में पढ़ता हूँ वो आप ये 100% मानिए कि वो किताब से एज इट इज मैंने नोट डाउन करी है और वो वहीं से लिखी गई है। इसके अलावे अलग-अलग जिलों के, जैसे आप सारण के गजेटियर पढ़ लें, शाहाबाद के गजेटियर पढ़ लें, सहरसा जिले के गजेटियर पढ़ लें, उसमें भी लगभग कमोबेश धानों की स्थिति यही रही है। और नरदेव जी, मधुबनी की जो कहानी है वो लगभग जो है वो दरभंगा के साथ ही अटैच है। उसका अलग से कोई ऐसा उस समय की बात करें तो उस समय मधुबनी का अस्तित्व था नहीं, तो उस हिसाब से जो है मधुबनी का स्पेसिफिकली कहना मुश्किल है। अगर हम थोड़ा-सा और अंदर डिग करेंगे, मतलब ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो मधुबनी अनुमंडल के हिसाब से आपको चीज़ें मिल सकती है। जैसे मैंने पूर्णिया को ढूँढना शुरू किया तो उसमें मुझे कटिहार अनुमंडल के तौर पे
चीजें मिली। और उसके बाद जो है किशनगंज अनुमंडल के तौर पे भी मिले, अररिया अनुमंडल के तौर पे भी मिली, तभी चूंकि अनुमंडल था इसलिए मिला भी। और उसी डॉक्यूमेंट में मुझे जो है मुझे ये पता चला कि जो है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जब से बना है, मतलब अभी 200-250 साल का जो है वो भी जिला का स्थापना दिवस मनाया। तो मैंने जब उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि मेरा जो अपना कदवा थाना है वो भी तब की है जब पूर्णिया जिला एस्टेब्लिश हुआ था। कहने इसलिए कदवा थाना जो है वो उस समय एस्टेब्लिश हुआ था, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो बंगाल बॉर्डर पे था, इसलिए वहाँ पे एक थाना जो है एस्टेब्लिश किया गया था। ये फैक्ट है। और मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर किया था तो कुछ लोगों को लगा था कि नहीं, शायद ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये फैक्ट है। फैक्ट तो फैक्ट है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। चलिए अगली बात पे आते हैं। एक और रिपोर्ट आई थी, अभी भी मिल सकती है लोगों को। वो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का जो है, उसमें जर्नल है वो, नाम है जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। दिस ट्राइब इज कंपोज्ड ऑफ पोलर्स एंड आर्चर्स। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको, वही पढ़ रहा हूँ एज इट इज। This tribe is composed of polars and archers. They abound chiefly in Bihar. बिहार का तब जो है स्पेलिंग हुआ करता था BEHAR, बिहार, नॉट बिहार। अब जो है बिहार हो गई, BI हो गई है, तभी बिहार यूज होता था, BEHAR। बट आर फाउंड as far west and north as Delhi and are of aboriginal race। इस लाइन को आप समझिए कि ये लाइन जो कहता है कि यह ट्राइब जो है धनुर्धारी लोगों से बना हुआ है, जो धनुष बाण चलाते थे, और ये ज्यादातर जो है बिहार में पाए जाते थे, और बिहार में पाए जाते हैं। और बिहार के साथ साथ आप अगर जो है पश्चिम की तरफ चले जाएं और नॉर्थ में दिल्ली की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे भी जो है ये जनजाति मिलती है, उसका उल्लेख मिलता है। ये जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड है। आप ये सोचिए कि 1901 या 1903 की होगी, डेट तो मैंने नहीं लिखी इसलिए मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये किताब है मेरे पास, मैं ढूंढूंगा फिर मैं बताऊंगा इसको, जो है करूंगा मैं इम्प्रोवाइज। तो ये चीज उसमें लिखी हुई है। तो आप, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि धानुक जाति क्या है आपको समझने की आवश्यकता है। आप जो है सिरे से ये नकार देते हैं कई दफा कि हम वहाँ नहीं हैं, हम वहाँ नहीं हैं, हम अकेले हैं। आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे तो आप जो है आंख बंद करके जो है नहीं समझना चाहते, कहने का मतलब साफ है। कुछ किताबें हैं जहाँ से मैंने कुछ और चीजें निकाली है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें से जो है एक रिपोर्ट थी, काफी पुरानी रिपोर्ट है, शायद 1888 की होगी, मतलब 1888 या 87 ऐसे ही कुछ रिपोर्ट होगी। उसमें जो है एक रिपोर्ट आया था, द पीपल ऑफ पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट, और उसमें जो है कहा है कि धानों के बारे में कि ये छोटी सी जाति है जो जो है डिगिंग और सिमिलर वर्क करती थी, और जो है ज्यादातर लोग जो है और उसके आसपास के नन आर्यन एविडेंट से आते थे, और जो है इनका काम जो है बेसिकली जो है पटना और आसपास उसके एरिया में जो है खुदाई का कार्य करना था। और चूंकि उस समय वो मौर्यन अंपायर थी उस समय, काफी पहले जब चंद्रगुप्ता मौर्य की बात करें तो उस समय मौर्यन अंपायर हुआ करता, तब से जो है उनके हिसाब से, और वो लोग तब से वहां पे बसे हुए हैं। और ज्यादातर लोग जो है हिंदूज हैं, और ये जो है काली की काली देवी की पूजा करते हैं, ऐसा इस किताब में रिपोर्ट में लिखा गया है। और एक शीतला स्थान भी है जहाँ पे जो है वो पूजा करते हैं, ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है। और इनमें जो है जो मतलब छोटी चेचक जिसको बोलते हैं, छोटी माता चेचक, जो छोटी वाली आज भी है एग्जिस्ट में, अररिया में भी अभी हुआ है कई बच्चों को।
वो उस समय जो है उसकी वजह से हमारे कई सारे बच्चे जो है ज़्यादातर मर जाते थे। तो ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है। तब जो है वैक्सीनेशन का काम शुरू किया था गया था ताकि जो है ये बच पाए। और लेकिन जो चिकन पॉक्स, स्मॉल चिकन पॉक्स की बात करें तो हम लोग आज भी कहते हैं माता आ गई। तो इस बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी को आ जाता था तो लोग कहते थे कि माता आ गई, तो उसका पूजा पाठ करते थे। तो ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है। तो चीजें समझने की आवश्यकता है। हम जो है और दूर भागने की कोशिश करते हैं, दिक्कत है। अब मैं एक रिपोर्ट 1901 के टेबल से उठा के लाया हूँ। 1901 का जनगणना के मतलब कहने का है। उसमें एक टेबल है, उसमें ये कहा गया है कि धानुक मैं कह रहा हूँ कि उस समय जो 1901 का जो टेबल जारी किया गया था जनगणना आधारित, उसमें ये लिखा हुआ साफ-साफ धानक 98,933 इसका एग्जिस्टेंस पंजाब और राजपूताना में, और जो मेन कास्ट था वो है धानु। आप गौर करिएगा इन चीजों को। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को पहुंचाना चाहता हूँ। और दूसरी लाइन है धान का, इसकी जनसंख्या थी 25,821। और ये जो मिलते हैं तो बम्बई, बड़ौदा और राजपूताना जो है वहाँ पे। और इनका जो मेवास था वो भी धानुक था। और एक तीसरी कॉलम में मतलब रो में मिली मुझे धनकिया, और इसकी जनसंख्या जो थी 1111। और ये खासकर अजमेर और मेवाड़ जिले में पाए गए, और मेन इसका भी धानुक ही था। अब अगली रो आते हैं धानुक, जिसकी जनसंख्या 1901 के हिसाब से 7,35,692। 7,35,692 उन्नीस की जनगणना के हिसाब से धानुक जाति का एग्जिस्टेंस था, जो पाया जाता था असम, बंगाल, बेरार मतलब उड़ीसा, बर्मा, सेंट्रल प्रोविंस जो आज मध्य प्रदेश, आप छत्तीसगढ़ वाला एरिया कह लें, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी, और सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश के नीचे वाला हिस्सा। और ये जो है ये मेन कास्ट है। तो ये टेबल जो है खुद ब खुद बहुत सारी चीजें कह जाता है कि धानुक असम में भी पाया गया, बंगाल में पाया गया, बेरार में भी पाया गया, बर्मा में भी पाया गया, सेंट्रल प्रोविंस में भी पाया गया, पंजाब में भी पाया गया, यूनाइटेड प्रोविंस में भी पाया गया, और सेंट्रल इंडिया में भी पाया गया। तो आपको इससे चीजें समझने की आवश्यकता है कि अगर आपको कोई कहता है कि नहीं सिर्फ और सिर्फ हम बिहार में धानुक जो है वो अलग जगहों से अलग हैं, तो सिर्फ ये आप कह रहे हैं, किताबें कुछ और बात कह रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सोचना समझना आपको है। मुझे नहीं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। और उसी सेंसस में एक जगह मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, मैं अभी किताब खोल लूँ। इसमें एक रिपोर्ट हाँ, इस वाले में 1901 का ही ये भी रिपोर्ट है। चैप्टर 11 में लिखा कास्ट, ट्राइब एंड रेस के अंदर, उसमें सब हेडिंग है आर्यो आर्यो द्रविडियन ट्रेसेट, आर्यो द्रविडियन ट्रेसेट, ठीक है। उसके अंदर एक अंडर सब हेडिंग है, उसमें लिखा गया है क्लास 3, जिसको क्लीन सुद्रा के नाम से जाना जाता है। उसमें जो सब कास्ट है उसमें उसके अंदर लिखा हुआ है धानु।
ठीक है। और उस समय धानुक की जनसंख्या इसके हिसाब से 5,81,427। अब मैंने आपको इससे पहले वाले रिपोर्ट में ये बताई थी कि धानुक की जनसंख्या जो है वो 7,35,692 है। ठीक है। तो अब इसमें आप कह सकते हैं कि कंट्राडिक्ट है। कंट्राडिक्ट इसलिए है कि ये जो स्पेसिफिक रिपोर्ट है ये ज्यादातर जो है ये यूपी और बिहार को लेके बनाई गई थी। ये है सेंट्रल प्रोविंसेस के हिसाब से। ठीक है। अब अगली एक किताब है हिंदू कास्ट एंड सेक्स बाय J.N. भट्टाचार्य। बहुत सारे लोगों ने इस किताब को जो है सुना होगा। इसमें एक जगह ये चीज लिखी हुई है धानुकों के बारे में। मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। और ये बहुत सारे लोगों को पता है, वैसे ये मार्केट में मतलब सोशल मीडिया पे तो काफी मतलब हो रहा है। The Dhanuks are a clean Sudra caste found chiefly in Bihar. In all probability, they were originally slaves. The superior caste will take a drink of water from their hands, and Mithila Brahmins minister to them as priests. They are usually employed as a domestic servant. अब आप इसको क्या कहेंगे? साफ साफ लिखा है कि बिहार में तो पाया जाता ही है। साथ में जो ये लाइन लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी दे वेयर ओरिजिनली स्लेव, मतलब आप वास्तविक तौर पे आप जो है दासत्व के जीवन में पैदा होते हैं। मतलब आप दासी पैदा हुए उस समय के हिसाब से। और मतलब आपके सुपीरियर कास्ट जिनके बारे में आप कहते हैं कि हमारा उठना बैठना है, खाना पीना है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, वो हो जाएगा। आप सिर्फ इसको सोचिए कि आपके हाथ का ही सिर्फ पानी क्यों पीता है वो, क्या दूसरी कोई और जाति बिहार में जिसके हाथ का वो पानी पी सके? दूसरी लाइन इसमें साफ साफ नहीं हो तो मैंने बीच में अपने हिसाब से कह दिया था, लेकिन ये जो लाइन है द मिथिला ब्राह्मण्स मिनिस्टर टू देम एज ए प्रीस्ट, हम आज भी मिथिला ब्राह्मण को जो है अपने यहाँ जो है पुजारी के रूप में रखते हैं। ये सबसे बड़ा कारण उनका प्रभाव हमारे ऊपर होने का। हम उनके प्रभाव से अपने आप को जो है अभी तक जो है बाहर नहीं कर, आपको ये चीज समझने की आवश्यकता है। और एक लाइन और है, दे आर यूजुअली एम्प्लॉयड एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट, और घरेलू नौकर के तौर पे हम जो है वहाँ पे काम काज करते हैं। हमसे बेहतर तो हम आते हैं, आप उसी रिपोर्ट में आप पढ़ लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। कहने की बात नहीं है मुझे। एक ये भी किताब है, बहुत सारे लोगों के पास है, लोग इसका जिक्र भी करते हैं, ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल वॉल्यूम 1। इसके वॉल्यूम तो इतने सारे हैं, आप पढ़ने जाएंगे तो आपको कई सारे दिन लग जाएंगे, महीने लग सकते हैं, दिन तो छोड़ दीजिए, स्पीड पे भी वैसे निर्भर करता है। तो इसमें जो धानुक के बारे में कि जो है कल्टीवेटिंग कास्ट ऑफ बिहार whom are जो है employed as a personal servant in the household of members of the higher caste। आप ये सोचिए, ये लाइन आपको जो है समझने की आवश्यकता है, खुद सोच लीजिए। कल्टीवेटिंग कास्ट ऑफ बिहार मतलब खेती बाड़ी का काम करते थे। मेनी ऑफ हमारे एम्प्लॉयड एज ए पर्सनल सर्वेंट, कुछ लोग जो है व्यक्तिगत नौकर भी हुआ करते थे, आज होते हैं। आप किसी को कह दीजिए तो उनको बुरा लग जाता है। और जो है इधर जो है ऊपरी जाति के लोग हैं उनके यहाँ ही काम करते हैं। लेकिन बुचनन इसी में लिखा हुआ कि बुचनन उसको ऐसे मानता है कि ये जो है प्योर मतलब शुद्ध जो है खेती बाड़ी करने वाला ट्राइब, खेती बाड़ी करने वाला जनजाति है। जो है इसके नाम ही पता चलता है कि ये लोग कभी जो है मतलब आर्चर रहे, मतलब धनुधारी रहे। और जो है उसके बाद पहले के जमाने में जो है आप सैनिक कह लीजिए, मिलिशिया ऑफ द कंट्री आप कह लीजिए कि मतलब ऐसा था कि वो लोग जो है सेना में हुआ करते थे। और ये जो है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी ने ये लिखा भी है दिल्ली सल्तनत में।
तो आपको जो थोड़ा-सा जो है ना कंबाइन करने की चीज़ें की आवश्यकता है, तभी आपको अंदाज़ा लगेगा कि अच्छा इसने यहाँ पे ये कहा है, इसका टाइमलाइन क्या है और उसका टाइमलाइन क्या है। आप दोनों को मैच कराएँ, आपको अंदाज़ा लगेगा कि सच क्या है? क्या वो सच है जो आज आपको बताया जा रहा है कई सारे लोगों के द्वारा, या सच वो है जो आपको पढ़ने से वंचित रखा गया। पढ़ने से आपको वंचित इसलिए रखा गया, एक तो आपकी इच्छा नहीं होती पढ़ने की, दूसरी आपके अंदर सोचने की शक्ति कम हो गई हमारे अंदर, और जो है दूसरों पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं चीज़ों के बारे में। मैं जो ये कह रहा हूँ ये 100% सही हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैंने ये सारी किताबें निकाली है, इसमें से सारी लाइनें लिखी हुई है, उसी को मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट करके हिंदी में बता रहा हूँ। इंग्लिश में भी चीज़ें हैं, हिंदी में भी है, हमें हर चीज़ें जो है एक साथ जो है करके देखने की आवश्यकता है और मिलाने की आवश्यकता है कि कौन सारा क्या है नहीं है। अब इसमें एक लाइन और है कि जो है कुछ कहानी आई थी हम मेरे और मुकेश जी के संपर्क में, जो हमें जो है काफ़ी उसके ऊपर जो है सुनना भी पड़ा था, यशवर और जसवर कुर्मी को लेके कि वो हैं या नहीं है। इसके बारे में तो वही ज़्यादा बता सकते हैं, हम तो बता नहीं सकते। लेकिन जो है इसमें एक लाइन है कि जो both any यशवर और जसवर कुर्मी who from poverty sell himself or his children is admitted among the दानव। अब आप सोचिए कि जो ये जसवर कुर्मी कहलाते हैं उस इस किताब के हिसाब से जो ट्राइबल कास्ट ऑफ बंगाल है उसमें साफ साफ लिखा हुआ, आपको ये चीज लोग वो जो बताएंगे वो ये लाइनें जो है इसकी देंगे, वो ये नहीं बताएंगे। ये आपको ट्विस्ट करने के लिए कहा जाता है कि हम तो ये है ही नहीं भाई। ये अगर तुम ये चीज पढ़ते हो तो ये भी पढ़ लो, एक लाइन पढ़ने में क्या दिक्कत है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जसवर कुर्मी जो गरीबी की वजह से अपने आप को या अपने बच्चों को बेच देते थे, वो अपने आप को धानुक कहलाने गए। और अगर आप डील करेंगे भागलपुर गजेटियर खास करके, तो आपको अंदाजा लगेगा सेम लाइनें वहां पे भी लिखी हुई है। तो ये प्रूफ करता है, सिर्फ एक किताब में ये चीजें लिखी होने से आप मान नहीं सकते, लेकिन अलग किताबों में अगर सेम लाइनें अगर अलग तरीके से भी लिखे हुए लेकिन उसका भावार्थ अगर एक सेम निकलता है, तो आपको ये मानने की आवश्यकता है कि जो चीजें ये है वो ही सही है। आगे मैं पढ़ता हूँ, इस किताब में लिखा हुआ है कि धानुक्स at one time were probably slaves and many have been purchased to fill up the military। और धानुक जो है ज्यादातर दास रहे हैं और जो है उनको जो है खरीदा गया मिलिट्री में भर्ती करने के लिए। और ये आप कह सकते हैं कि जो एक मेथड भी उस समय जो है जो नौकरी पे रखने का जो तरीका था, ये भी एक तरीका था कि खरीद के ले गया, उसको ट्रेनिंग कराया और जो है रख लिया ताकि वो मरे भी। दास है तो उसको मरने बोलेंगे तो मर भी जाएगा, ऐसा सिस्टम था उस समय। ये लिखा भी है, मेथड ऑफ रिक्रूटिंग दैट हैज बीन लॉन्ग प्रेजेंट इन एशिया। ये पूरे एशिया की बात थी, सिर्फ यही की बात नहीं थी। और एक लाइन है कि द एक ग्रेट मेनी of the Dhanuks are still slaves, but some annually procure their liberty by the inability of the master to maintain them by their unwillingness to sell their fellow creatures। कहने का मतलब ये है कि धानुक सभी भी कुछ लोग दासत्व के जीवन में हैं, मतलब उस समय जब ये रिपोर्ट लिखी गई थी तब की बात है। और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं भाई हम अपने बच्चों को जो है दास का जीवन नहीं बिताना चाहते, तो उसके लिए जो है एक्स्ट्रा आप कह लीजिए कि उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी करते हैं कुछ लोग। हाँ ये तो मेरे समय में भी जब कई सारे लोग नौकरी करते थे तो वो उनका होता था, देखते थे कि ऐसा हो रहा है। इसमें एक सब हेडिंग सब पैराग्राफ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि धानुक divided into following सबकास्ट। आप कह सकते हैं कई सारे लोग पूछते रहते थे कि सबकास्ट कौन से हैं नहीं है, आप बताइए हमें। तो इसमें जो सबकास्ट लिखा हुआ है वो है चितेलिया, चिलिस चिलेटिया, और आप सिलोटिया का सिलोटिया जो आजकल बोलते हैं लोग, सिलोटिया बोलते हैं, मुगैया बोलते हैं, तिरहुतिया बोलते हैं। तिरहुतिया मतलब जो है तिरहुत कमिश्नरी जो आज मुजफ्फरपुर समस्तीपुर कह लीजिए,
और जसवर लिखा हुआ है, कनौजिया लिखा हुआ है, खपड़िया लिखा हुआ है, दुधवार लिखा हुआ है जिसको दोजवार कहते हैं, सुनड़ी धानुक और कठौतिया, ये सारे मुझे भी सुनने को मिलते हैं आज की तारीख में भी कि ये सारे हैं। और बुचनन ने भी इस चीज को मेंशन किया है अपने किताब में, मगैया, तिरोतिया, कनौजिया, दोजवार, सिलौटिया, जसवर, ये सारी चीजें मेंशन है। दुधवार और दोजवार सब कास्ट प्राइड देमसेल्फ अपॉन नॉट कैटेस्ट्रेटिंग बुल काप्स, ऐसा है। और बड़ी लंबी कहानी है थोड़ी सी, और थोड़ी लंबी हो गई, और इसके लिए माफी चाहते हैं। और मुकेश जी, थोड़ा एक्चुअली ये पहला लाइव था, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं लगा कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअली जो हम शेड्यूल किए थे, और वो लैपटॉप पे किए थे शेड्यूल, और मोबाइल पे जब करने की कोशिश की है, वहाँ पे शायद हो सकता है कि ऑडियो मेरा इम्प्रूव्ड होता, तो हम ये लैपटॉप से अभी कर रहे थे, तो मे बी कि थोड़ा सा जो है ऑडियो के हिसाब से जो है पता नहीं चला। अब जब दोबारा हम रिवाइंड करके सुन पाए तो शायद हमको कुछ आइडिया लगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या बोल रहे हैं, और मतलब आप लोगों को क्या सुनाई पड़ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं हमको पता है, लेकिन वही चीज हम कह रहे थे। चरणजीत जी नमस्कार, आनंद सतप्रकाश जी नमस्कार, मेन भारती जी नमस्कार, सुशील मंडल जी नमस्कार, और नमस्कार आप सभी को, उपेंद्र जी नमस्कार, इनरदेव जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। तो आज कोशिश तो मैंने की, मेरा पहला लाइव था, तो अगर गलती से कुछ इधर उधर हो गया हो, बड़े बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, वो उनको पता है कि हम क्या बोल रहे थे, हो सकता है कि उसमें कुछ चीजें गलत बोली गई हो, उसके लिए जो है हम माफी चाहते हैं। आगे से थोड़ा और मेहनत करेंगे, एक्चुअली थोड़ा समय कम था, तो कल मैंने थोड़ी सी मेहनत की उस पे, जो है रिपोर्ट निकालने की, ताकि कैसे जो है चीजों को आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये पहला सेशन था, बताइएगा कि कैसा रहा, और आपको जो है इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वो ज्यादा इम्प्रूवमेंट जरूरी है। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी तो हम कोशिश करेंगे आगे से जो है इसको और जो है आगे से ध्यान और सही तरीके से जो है पेश किया जाए। एक्चुअली आइडिया नहीं है, अब चीजें और देखेंगे, और जगह वीडियो की कई सारे लोग कैसे करते हैं, हो सकता है कि मैं आगे से जो है वीडियो रिकॉर्ड करूं, फिर जो है उसको डालूं, और फिर लाइव सेशन में मैं खुद आऊं, ताकि मैं मतलब ये अभी मैं रिपोर्ट कर रहा था तो मैं देख नहीं पा रहा था कि इधर फोन आ रहे नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा ये रहता है दिमाग में। उस समय जब मैं अगर अपनी वीडियो बना के इस पे लाइव कर पाऊँ, और तक आप लोगों के साथ मतलब अपनी बातें शेयर कर पाऊँ, या कमेंट के साथ बातें कर पाऊँ, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा इंटरेक्शन जो है हमारा सही रहेगा। तो बताइएगा कि कैसा रहा, ठीक है? ओके, थैंक यू, धन्यवाद।